मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? चलिए देखिए, आवाज आ रही है सबको मेरी बच्चों? सब लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? यस सर। ठीक है। देखिए, हम लोग ईएएस को लगभग एंड करने पे आ गए हैं। और ईएएस में दो छोटे छोटे पार्ट बचे हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या थे? फ्रीडल का अल्काइलेशन, फ्रीडल का एसाइलेशन, नाइट्रेशन, तीनों इंपॉर्टेंट थे। तीनों हमने कर लिए। अभी बचा हेलोजिनेशन और सल्फोनेशन। ठीक है, वो हम आज करेंगे। आज हेलोजिनेशन करते हैं, सल्फोनेशन के बाद करेंगे। देखते हैं, छोटे छोटे हो सकता है दोनों एक साथ हो जाए। लेट अस सी। देखिए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन, इसमें होता क्या है? जनरल मैकेनिज्म वही है कि इस पे अगर रिएक्शन किसी हेलोजन से कर दें, सपोज Cl2 से कर दें, और किसकी प्रेजेंस में? कोई लुईस एसिड FeCl3 की प्रेजेंस में। FeCl3 लुईस एसिड है। Cl2 एंड FeCl3 रिएक्शन करा दें तो इस बेंजीन रिंग में Cl अटैच हो जाएगा ऐसे। जैसे एल्केन का हेलोजिनेशन होता है, बिल्कुल वैसे ही इसका भी हेलोजिनेशन है ये। बट ये डार्क, अंधेरे में रिएक्शन होती है, डार्क में। अगर आप बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कर दें या किसी भी हेलोजन से कर दें, डार्क कंडीशन में कर दें, तो ऐसा कुछ हो जाएगा जो आपको बताया मैंने भी। ठीक है, कैसे होगा, मैकेनिज्म कैसी है, और डिस्कस करें। चलिए तो मैकेनिज्म चलते हैं, तो कैसे होता है ये काम। देखो, मैकेनिज्म, ये क्लोरीन और FeCl3 इंटरेक्ट करते हैं। क्लोरीन ऐसा होता है, FeCl3 लुईस एसिड है। बच्चों, ये लुईस एसिड क्या करता है? ये क्लोरीन को, ये क्लोरीन पोलराइज होगा, एक तरफ डेल्टा माइनस एक तरफ डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, और जो डेल्टा माइनस वाला पार्ट है वो इसके संग जाएगा। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट को हटाएगा, डेफिशिएंट वाला रिच को हटाएगा। FeCl3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लुईस एसिड ये इसके रिच पार्ट को हटाएगा, Cl माइनस को। तो Cl माइनस यहां जाएगा, बन जाए कुछ ऐसा, Cl प्लस, Cl प्लस बनेगा, और FeCl4 माइनस बनेगा। ये देखिए बच्चों, तो इसने क्या क्या काम किया? हेलोजन को कैरी करने का। तो ये हेलोजन कैरियर काम कर रहा है, इस वर्किंग एज हेलोजन कैरियर। FeCl3 हेलोजन को कैरी कर रहा है। FeCl3 हेलोजन कैरियर का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या चाहिए था? ईएस में इलेक्ट्रोफाइल चाहिए थे, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या है वो? Cl प्लस। इलेक्ट्रोफाइल हमारा Cl प्लस हो गया। ठीक है, अब ये Cl प्लस जाके ईएस वैसे ही करेगा जैसे जनरल होता है, ऐसा कुछ। देखो उधर बेंजीन, इसके बाद का प्रोसीजर वही पुराना है। Cl प्लस आ गया, यहां से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ऐसे अटैक करेगा, यहां एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इसका बनना ही RDS होता है। आयोडीनेशन और सल्फोनेशन को छोड़ के बाकी सब केस में सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना ही RDS होता है। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स और इसका बनना ही RDS है, यही स्लो स्टेप होता है। और अगले पॉइंट में क्या होगा सर? ये जो AlCl FeCl4 माइनस बचा है, ये FeCl4 माइनस अब पिक्चर में आएगा। इसमें जो एक्स्ट्रा Cl है वो यहां से H को हटा देगा, यहां से H हट जाएगा, H प्लस करके हटेगा, और यहाँ पे माइनस आएगा। यहां से ये किस में कन्वर्ट होगा? H प्लस और Cl माइनस, ये HCl बना देगा, और साथ में FeCl3 अलग हो जाएगा। यानी FeCl3 एज कैटलिस्ट काम कर रहा है एक तरीके से। और ये जो हटेगा, ये जो फ्री हुआ है, जो बॉन्ड फ्री हुआ है, बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा। तो आप देखना,
ये Cl आ गया, दिख रहा बच्चों। इसमें पहला स्टेप ही आरडीएस होता है, सल्फोनेशन और आयोडीनेशन को छोड़ के। सल्फोनेशन और आयोडीनेशन जो है उसमें दूसरा स्टेप आरडीएस होता है, बाकी सारे केस में पहला स्टेप सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना ही आरडीएस होता है। हाइड्रोजनेशन में सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना ही आरडीएस। नोट करिए इसको। चलो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने क्या हो रहा है, ठीक है। सर 1 मिनट। यस सर, हो गया। तो देखो जरा नोट नंबर 1, देखो बच्चों इसमें क्या है ना, हम एक काम और कर सकते थे, डार्क कंडीशन ये लिख देते हैं, ठीक है। डार्क कंडीशन, डार्क कंडीशन होगा तो ही ये ईएस होगा, ठीक है। डार्क कंडीशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। दूसरी बात, क्लोरीन प्लस FeCl3 लेते हैं, कई बार ऐसे लिखते हैं, लिखिए इन प्लेस ऑफ Cl2 plus FeCl3 we can also take what, मतलब इस FeCl3 से खाली Fe ले लो, Cl2 plus Fe ये। बट यहाँ पे जो Cl2 है वो एक्सेस में होना चाहिए, Cl2 शुड बी इन एक्सेस, इसको एक्सेस में रखना है। तो क्या होगा, तो होगा ये बच्चों, देखो उधर Cl2 plus Fe ये एक्सेस में है, तो ऑब्वियसली बचा रहेगा। ये दोनों रिएक्ट करके पहले क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे FeCl3। तो क्या क्या होगा, ये बचा हुआ बना हुआ FeCl3 और ये बचा रहेगा जो कि एक्सेस में है, बचा हुआ ये और बना हुआ ये मिलके वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे ये लिया था Cl2 FeCl3। Cl2 FeCl3 डायरेक्ट ले लिया, वैसे ही बिहेव करेंगे। तो हम बजाय Cl2 FeCl3 लेने की खाली Cl2 और Fe भी ले सकते हैं, राइट। खाली Cl2 Fe भी ले सकता है इन सेम रिएक्शन। अच्छा, जैसे क्लोरिनेशन में क्या लिया, Cl2 प्लस FeCl3, वैसे ब्रोमिनेशन में क्या करेंगे, Br2 प्लस FeBr3 ब्रोमिनेशन में ले लेंगे। ऐसे यहाँ Br2 प्लस Fe ले सकते हैं। तो लिखें नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखे, फॉर ब्रोमिनेशन, हम क्या करते हैं बच्चों, ब्रोमिनेशन के लिए हम ले सकते हैं क्या, या तो ले लेंगे Br2 प्लस FeBr3 या फिर Br2 जो कि एक्सेस में होगा और प्लस Fe ले लेंगे, ये या तो ये कैन बी टेकन। बिल्कुल रिएक्शन वैसे ही होगी, ब्रोमिनेशन में ये दोनों ले लेंगे, रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगी। ठीक है,
ओके, नोट नंबर 3 देखिए, KIE काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बताया था मैंने। वैसे ये दो जगह फॉलो होता है। कब? एक्चुअली क्या है ना, क्लोरिनेशन हो रहा है। हाँ, क्लोरिनेशन में नहीं, ये सिर्फ आयोडीनेशन और सल्फोनेशन, सिर्फ आयोडीनेशन और सल्फोनेशन में फॉलो होता है। आयोडीनेशन हो रहा हो, सल्फोनेशन हो रहा हो, उसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट फॉलो करना है क्या? ये देखो ध्यान दो, बाकी सब रिएक्शन में पहला स्टेप आरडीएस होता है, लेकिन सल्फोनेशन और क्लोरिनेशन में क्या होता है, ये दूसरा स्टेप आरडीएस होता है। जब दूसरा स्टेप आरडीएस हो गया तो दूसरे स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। अगर ये आरडीएस हो गया तो कार्बन हाइड्रोजन, जो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड अगर टूटेगा, आइसोटोप बदल दोगे हाइड्रोजन का, तो रेट बदल जाएगा। अभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है ना, अगर पहला स्टेप आरडीएस है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है या ट्रिटियम, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो आरडीएस है ही नहीं, रेट तो पहले स्टेप से डिफाइन होना है। अगर पहला स्टेप आरडीएस है तो यहाँ ड्यूटेरियम आने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरा स्टेप आरडीएस है तो यहाँ ड्यूटेरियम आने पे, आइसोटोप आने पे फर्क पड़ेगा। और आइसोटोप आने पे, आइसोटोप बदलने पर रेट में बदल जाना ही काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है। और ये किसमें फॉलो होता है? आयोडीनेशन और सल्फोनेशन है, जो भी उन दोनों में दूसरा स्टेप आरडीएस होता है। तो लिखिए इस चीज को, KIE लिखिए, KIE is followed, KIE is followed only in case of iodination and sulfonation, only in case of iodination and sulfonation। ठीक है, देखो जरा, नोट नंबर 3 हो गया। नोट नंबर 4 लिखिए, आयोडिनेशन। आयोडिनेशन में KIE फॉलो होता है क्या? देखो जरा, ऐसा ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन खाली आयोडीन से कर दोगे तो भी बन जाएगा क्या? ऐसा कुछ। यहाँ पे आयोडीन अटैच हो जाएगा और प्लस HI बनेगा। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें क्लोरिनेशन में HCl बन रहा था, है ना, वैसे आयोडीनेशन में HI बनता, लेकिन HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्केन में भी बताया था मैंने, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर इसको नहीं हटाया तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। इसलिए इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। यहाँ पे इनका काम क्या है? टू रिमूव HI, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकते हैं? कॉन्सेंट्रेट HNO3, HiO3, कुछ भी जो खुद ऑक्सीडाइज हो सके, जो इसको ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो सके। तो लिखिए, यहाँ पे स्टार लगा लिखें, ड्यूरिंग आयोडिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर टेकन, ड्यूरिंग आयोडिनेशन oxidizing agents are taken because oxidizing agent is taken to remove HI formed, to remove HI formed, because HI is a good reducing agent, because HI is good reducing agent, and reaction is reversible, because HI is good reducing agent and reaction is reversible, okay। ठीक है, तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, बैकवर्ड जाएगी तो फिर से रिएक्टेंट बनने लगेंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए कोई हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ले सकते हैं? या तो HNO3, HiO3, कुछ भी ऐसा, HiO3, कुछ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, या कुछ भी इसके अलावा और भी हो सकता है। HNO3, HiO3 मैंने लिख दिया, वरना कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है जो इसको यहाँ से हटा सके। राइट बच्चों? नाउ देखिए, हेलोजनेशन ऑफ एक्टिवेटेड रिंग।
सर फिफ्थ नोट या फिर नेक्स्ट। हाँ नोट, अरे इसमें एक चीज बताना तो भूल ही गए, मैकेनिज्म यही देख लो, रुक जाओ, फुट नोट नंबर 5 से पहले क्या, अगर इसमें आई प्लस बन जाए, आयोडीनेशन, आयोडीनेशन क्या होता है बच्चों, ऐसे आयोडीन आयोडीन होता है, ये लीव कर देगा, आई माइनस आई प्लस बन जाएगा, इस आई प्लस पे अटैक करेगा, ये आई बनेगा, लेकिन ये स्टेप आरडीएस नहीं होता इसका, ये आरडीएस नहीं, ये बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब क्या करेगा, जो आई माइनस बना है, आई माइनस, जो आई माइनस ये बना, ये आई माइनस, पहले स्टेप का आई माइनस जो है ना, आई माइनस ही अब पिक्चर में आएगा, ये आई माइनस यहाँ से H प्लस को हटाएगा, वो क्या HI बन के निकल जाएगा, और यहाँ बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा वापस। देख लीजिए आयोडीनेशन ये होता है, और आयोडीनेशन में क्या होता है, दूसरा स्टेप स्लो स्टेप होता है, ये स्टेप स्लो है, यही आरडीएस है ना। मतलब इस आयोडीनेशन के ग्राफ अगर बनाना चाहे तो ऐसा बनेगा, देखिए पहला स्टेप ऐसा और दूसरा स्टेप यूं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो आप देख रहे होगे दूसरा स्टेप का जो है ना एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, पहले स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी कम है, दूसरे स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो दूसरा स्टेप आरडीएस है, दूसरे स्टेप का पीक ऊपर बनाना है आपका आयोडीनेशन के लिए। ये ग्राफ सिर्फ आयोडीनेशन के लिए, आयोडीनेशन और सल्फोनेशन, बाकी सब में क्या होता है, पहले वाला पीक ऊपर होता है, दूसरा वाला पीक नीचे होता है, मतलब पहले का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है, ये फॉर आयोडीनेशन। सर बोलिए। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या लिखा है, HiO3 और। क्या सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या लिखा है, HiO3 और ऊपर में। HiO3 और HNO3 दिखा भी। यस, यस सर। हम्म, चलिए बच्चों इसको हटा रहे हैं, ठीक है। नोट नंबर 2 3 4 4 तक हो गया, आयोडीनेशन का ग्राफ भी बना दिया, आयोडीनेशन का दूसरा स्टेप आरडीएस होता है, और दूसरा आरडीएस, दूसरा स्टेप आरडीएस, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ ड्यूटेरियम आ गया तो रेट बदल जाएगा, है ना। तो इसी में एक चीज और लिख देते हैं, नोट नंबर 4 में ही लिखिएगा आप लोग, रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान दो, C6H6 C6 C6D6 C6P6 C6H6 C6D6 C6P6 ले लें। देखो बच्चों, अगर हम कराते हैं क्या, क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन कराते हैं और ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो बच्चों पहला स्टेप आरडीएस होता है, पहला स्टेप आरडीएस है, तो यहाँ अगर ये आरडीएस होता तो ये तीनों का रेट बराबर होता, चाहे कुछ भी ले, रेट में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन अगर दूसरा स्टेप आरडीएस हो गया आयोडीनेशन के केस में, जैसा कि होता है, तो आयोडीनेशन में ये दूसरा स्टेप आरडीएस है, तो अगर आपने यहाँ ड्यूटेरियम ले लिया, सीडी बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सीटी बॉन्ड और स्ट्रांग होता है, तो रेट स्लो होता चला जाए, क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रांग होता है।
और इसी को नाम देते क्या, KI। यही है KI, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। तो KI फॉलो कौन करता है, KI आयोडीनेशन फॉलो करता है। आयोडीनेशन में C6H6 का रेट ज्यादा होगा, C6B6 का रेट कम होगा, C6B6 का रेट कम होगा। बट क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन पहला स्टेप RDS है, तो फर्क नहीं पड़ता है, ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, तीनों का रेट बराबर होगा पहला स्टेप RDS है। बट आयोडीनेशन में दूसरा स्टेप RDS होता है, तो यहाँ ड्यूटेरियम आएगा, रेट बदल जाएगा। आयोडीनेशन में दूसरे स्टेप से रेट डिफाइन होता है। ओके लिखिए, नाउ iodination of activated ring. Note number 5. Note number 5, halogenation. Note number 5, I'm sorry, halogenation of activated ring. Note number 5, halogenation of activated ring. देखिए हैलोजिनेशन ऑफ एक्टिवेटेड रिंग में क्या होता है, ध्यान दें। जैसे फिनॉल, फिनॉल तो कुछ फिनॉल बहुत एक्टिवेटेड रिंग होती है, फिनॉल एक्टिवेटिंग रिंग नहीं हो। इस फिनॉल की रिएक्शन अगर हम कर देते हैं किसके संग, एक्वस ब्रोमीन के संग, या ऐसे लिख देगा ब्रोमीन वाटर, तो बच्चों होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये भी एक्टिवेटिंग है, यानी रिंग को बहुत इलेक्ट्रॉन रिच कर रखा है, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये। और यहाँ आपने ब्रोमीन और वाटर ले लिया। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है बच्चों, वाटर पोलर सॉल्वेंट है। क्या करेगा ये वाटर जो है, ब्रोमीन को बहुत सारा ब्रोमीन को ज्यादा पोलराइज करेगा। पानी के अंदर ब्रोमीन ज्यादा पोलराइज हो, Br+ ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी ये क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर में आने के बाद खूब सारा गिव्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br+। Br+ का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ये देता है ना। जब Br+ ज्यादा बनेगा, एक्टिवेटिंग है, तो इसके सारे ऑर्थो पैरा पे क्या होता है, सारे ऑर्थो पैरा पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। ये ब्रोमीन का पानी के अंदर ब्रोमीन तो Br+ ज्यादा बनता है, Br+ ज्यादा बनेगा, OH एक्टिवेटिंग है ही, और Br+ ज्यादा बन गया, ये भी एक्टिवेटिंग और यहाँ भी ज्यादा बन गया, दोनों ज्यादा बन गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, ब्रोमीन ऑर्थो पे भी आएगा, ब्रोमीन पैरा पे भी आएगा, सारे ऑर्थो पैरा भर जाएंगे। ये ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, ट्राई ब्रोमो। अगर क्लोरिनेशन होता तो भी ऐसे ही सोचते, ये एक्टिवेटिंग है और यहाँ ज्यादा Br आ गया, ये भी एक्टिवेटिंग, यहाँ ज्यादा आ गया, तो ज्यादा रिएक्शन होगी, हर ऑर्थो पैरा में ब्रोमीन आ जाएगा, ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनेगा, ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव। लेकिन अगर हम चाहते हैं एक ही जगह ब्रोमीन आए ऑर्थो पैरा पे, या तो इसको इसकी यहाँ पे ब्रोमीन आए, Br+ कम बनाए, या फिर इसको रिएक्ट कर दें। दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, या तो इसको रिएक्टिविटी कम करें, या इसकी रिएक्टिविटी कम करें। दोनों तरीके हमारे पास है ना। क्या बनेगा, बोथ। ये एक्टिवेटेड रिंग है, एक्टिवेटेड रिंग है, एक्टिवेटेड रिंग, ये भी एक्टिवेटेड है, ये भी एक्टिवेटेड, दोनों एक्टिवेटेड है बच्चों। तो ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा, ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन हम चाहते हैं कि या तो ऑर्थो OH चूंकि OP डायरेक्टर है, और हम चाहते हैं एक ही जगह पे आए ब्रोमीन, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, मतलब ऑर्थो या पैरा पे ही आए और कहीं नहीं आए, सिंगल ऑर्थो पे वाला या सिंगल पैरा वाला प्रोडक्ट बने, ऐसा हम चाहते हैं। तो हमें बच्चों या तो रिंग की रिएक्टिविटी कम करनी होगी, पहला ऑप्शन, या फिर हमें ब्रोमीन को कंट्रोल करना होगा। दोनों तरीके हैं हमारे पास, ज्यादा इसमें बेटर होता है ब्रोमीन को कंट्रोल करना। रिंग की रिएक्टिविटी कम करने का पूरा प्रोसीजर आप लगा सकते हो, बट वो टाइम वेस्टिंग होगा। ठीक है,
तो हम करते क्या है, हम कहते हैं काम करो, इसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे THCl लगाओगे, या जो तरीके बताए थे आपको नाइट्रेशन, वही तरीके अपनाने हैं तो बेटर होगा, इससे ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पानी की जगह, यहाँ पोलर सॉल्वेंट की जगह ले लो नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऐसा कर दो, ऐसा ज्यादा ब्रोमीन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर ब्रोमीन प्लस CCl4 ले लो। अभी क्या है, ये पोलर सॉल्वेंट है, खूब सारा Br+ बनाता, लेकिन ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ब्रोमीन बहुत कम बनाएगा। तो ऐसे केस में देखो जरा, ये तो एक्टिवेटिंग है, यहाँ ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन घट गई, लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br+, दोनों को दोनों क्या करेंगे, लेस Br+ बनाएंगे। अब बताओ बच्चों, जब Br+ कम बनेगा तो कम ही अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। Br+ कम बनने जा रहा है तो या तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा या पैरा वाला, दोनों, ये ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। देखिए ये प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो पैरा वाला, ऑर्थो या पैरा वाला, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा अभी हमको, ठीक है बच्चों। समझ लीजिए कि कैसे होता। दूसरा एक तरीका और था, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी कम करो, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। जैसे हमने नाइट्रेशन में किया तो ऐसा भी कर सकते थे कि इस स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप को मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट करते, तो भी यही काम अचीव कर सकते थे, लेकिन बेटर यही है जो सामने लिखा हुआ है। तो पानी की जगह ले लो नॉन पोलर सॉल्वेंट, CH2 CCl4। नॉन पोलर सॉल्वेंट कम कंसंट्रेशन बनाएगा किसकी, हैलोजन की। लुईस एसिड का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्या बेटा, लुईस एसिड का जरूरत नहीं पड़ेगा, कौन सा एसिड, लुईस एसिड। नहीं इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी रिंग एक्टिवेटिंग है ना। देखो क्या हो रहा है, ध्यान देना, लुईस एसिड क्या कर रहा है, Br+ बनाने का काम कर रहा था। अभी हमने अगर इसको, ये Br, ये जो है ना, ये पोलर सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर है, पोलर इसके अंदर पोलरिटी इंड्यूस करके Br+ बनाएगा, राइट, ज्यादा Br+ बनाएगा। हम चाहते हैं इसके Br+ कम बने क्योंकि ऑलरेडी एक्टिवेटिंग है। उस केस में क्या करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड CCl4 ले लेंगे, तो अब Br+ बहुत कम बनेगा, कम रिएक्शन होगी। हाँ, नॉर्मल बेंजीन रिंग होती, सिर्फ खाली OH नहीं होता, खाली बेंजीन होता तो आपको लुईस एसिड की जरूरत पड़ता, फिनॉल और एनिलीन में नहीं पड़ता है। एनिलीन जिसमें NH2 आता है वो भी सिमिलर पैटर्न पे रिएक्ट करती है। हाँ बोले बेटा। सर मतलब इसका मतलब एक्टिवेटेड रिंग होने से लुईस एसिड का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ नहीं पड़ेगा, OH और एनिलीन में जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। तो आप देख रहे होंगे पार्ट बी लिखिए, ऑफ एनिलीन, एनिलीन भी ऐसे रिएक्ट करता है, एनिलीन
एनिलीन लिखिए सिमिलर रिएक्शन एज फिनॉल, सिमिलर पैटर्न एज फिनॉल। जो फिनॉल का पैटर्न है वही एनिलीन का पैटर्न, सिमिलर पैटर्न एज फिनॉल। सर एक बार फिर बोलिए। पार्ट बी लिखिए एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, जहां OH लिखा NH2 होगा उसको एनिलीन बोलते हैं, और उसमें इतना ही लिखना सिमिलर पैटर्न एज फिनॉल। जो फिनॉल के साथ हुआ वही ऐसे एनिलीन भी रिएक्ट करता है डिट्टो। डिट्टो का मतलब हुआ, मतलब एनिलीन का हो जाएगा, एनिलीन तब हो जाएगा यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ NH2 कर दो, ये देखो सब कुछ वैसे ही चलेगा, यहाँ NH2 रह जाएगा, यहाँ पे NH2 हो जाएगी। डिट्टो, ये देखो एनिलीन की रिएक्शन वैसी वैसी है, मैंने लिखा ही नहीं इसलिए लिख दिया। एनिलीन जो है ये एनिलीन है, ये भी एक्टिवेटेड रिंग है, ये वैसे रिएक्ट करता है जैसे फिनॉल करता है, डिट्टो। ये था नोट नंबर 5। आगे लिखिए ब्रोमो डिकार्बोक्सिलेशन, ब्रोमो डिकार्बोक्सिलेशन। देखिए नोट नंबर 6 लिख रहे हैं बच्चों इसके बाद, ब्रोमो डिकार्बोक्सिलेशन। ये खत्म हो गया लगभग हेलोजिनेशन। ब्रोमो डिकार्बोक्सिलेशन या फिर ब्रोमो डीसल्फोनेशन। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, एनिलीन में होता है, टेक्स प्लेस इन फिनॉल, टेक्स प्लेस इन फिनॉल। होता क्या है कि फिनॉल के ऑर्थो पर, अभी आपने देखा था क्या, फिनॉल ऐसा हो रहा, ध्यान दीजिए, ये था फिनॉल, ये रिएक्शन आपको बताई थी, ये फिनॉल था और ये रिएक्शन हो रही थी, ये रिएक्शन भी आपको बताइए पानी के साथ, एक्वस वाटर के साथ। ये रिएक्शन फिनॉल में होती है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस वाटर, ब्रोमीन वाटर। क्या होता है देखो जरा, वो तो ये बोलते हैं कि फिनॉल जो है एक से ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है, सारे ऑर्थो पैरा पे ब्रोमीन आता है, ये हम जानते हैं, है ना। अगर ऑर्थो पैरा खाली है तो सारे ऑर्थो पैरा पे तो ब्रोमीन आ ही जाएगा, लेकिन अगर ऑर्थो पैरा पे ऑर्थो या पैरा खाली नहीं होते, वहां क्या लगा होता, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता, COH ग्रुप लगा होता तो हट जाता, वहां पे COH ग्रुप लगा होता तो हट जाता, वहां पे सल्फर डीसल्फोनेशन नहीं, SO3H ग्रुप लगा होता, डीसल्फोनेशन होता नहीं, SO3H भी हट जाता। तो ये बोलता है कि अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन खाली है तो ये होगा जो लिखा हुआ है, अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे COOH लगा हुआ है या SO3H लगा हुआ है तो ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, उसकी जगह ब्रोमीन आ जाएगा। मतलब अगर ये ऐसा है ठीक है, ये कुछ ऐसा भी होता अगर इस टाइप से, इसकी जगह ऐसे बना होता ये, यहाँ COOH होता बच्चों, ऑर्थो पे COOH तो भी हट के यही सेम प्रोडक्ट बनता, या फिर आप कहते हैं ऑर्थो पैरा पे दो जगह होता, कहीं भी होता, मतलब ऐसे।
COH यहाँ भी होता, COH यहाँ भी, और कहीं भी होता, ऑर्थो पैरा पे कहीं होता, ये भी साफ हो जाता। यहाँ खाली है, कोई बात नहीं, यहाँ तो ब्रोमीन आएगा, ये इसको साफ करके यहाँ इसको साफ करके ब्रोमीन आएगा, ठीक है। और जहां हम COH लिख रहे हैं इसकी जगह हम ये भी लिख सकते थे, वहां SO3H भी हो सकता था सब कुछ। इसको बोलते हैं ब्रोमो डिकार्बोक्सिलेशन या ब्रोमो डीसल्फोनेशन। यहाँ SO3H होता, यहाँ SO3H होता है, या पैरा पे होता, और कहीं जगह होता, जहां जहां होता, जहां जहां होता, इसको ही साफ करके इसको ही साफ करके, यानी इन सब का प्रोडक्ट एक ही होता, क्या जो उधर लिखा हुआ। सारे ऑर्थो पैरा खाली हो, किसी एक पे COH लगाओ, किसी दो पे COH लगे, तीन के तीनों पे COH लगाओ, या SO3H लगाओ अकॉर्डिंगली, तो सब कुछ साफ होकर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं, यहाँ ब्रोमीन आएगा तो बोले कि ब्रोमीन आया और COH निकला, ब्रोमो डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ बोले ब्रोमो डीसल्फोनेशन, ब्रोमो डीसल्फोनेशन। तो ये जो ब्रोमो डिकार्बोक्सिलेशन और ब्रोमो डीसल्फोनेशन होता है वो किसमें होता है, वो टेक्स प्लेस इन फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ Cr2 वाटर। और यहाँ जरूर लिखे, इसके बाद लिखें COH और SO3H ग्रुप ब्रैकेट में इफ प्रेजेंट एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, ऑर्थो पैरा पोजिशन ब्रैकेट में नेवर एट मेटा, मेटा पे नहीं चाहिए, नेवर एट मेटा आर रिप्लेस्ड बाई ब्रोमीन। मैं कैमरा थोड़ा पास करता हूँ, स्टेटमेंट थोड़ा गंदा संदा हो गया, देखो तो। नोट करो, COH और SO3H ग्रुप प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट जरूरी नहीं हो, इफ प्रेजेंट एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, इफ प्रेजेंट एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, नेवर एट मेटा पोजिशन आर रिप्लेस्ड बाई ब्रोमीन। इसी को बोलते हैं ब्रोमो डिकार्बोक्सिलेशन, ब्रोमो डीसल्फोनेशन, ब्रोमो डिकार्बोक्सिलेशन, ब्रोमो डीसल्फोनेशन। सर प्लीज कैमरा थोड़ा पीछे लीजिए ना। आगे किया ताकि आप लोग सही से देख पाए। चले और पीछे, सर ठीक है। बच्चों मुझे लगता है सबको हेलोजिनेशन समझ में आ गया होगा, जब हमने डिस्कस किया है कि हेलोजन कैसे आएगा। बिल्कुल एल्केन से मिलता जुलता है काफी कुछ, ठीक है। ये सब एल्केन के हेलोजिनेशन से काफी कुछ मिलता जुलता है। COOH के आने से तो रिंग डीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा ना।
हाँ रिंग डीएक्टिवेट हो गया बिल्कुल, लेकिन OH एक्टिवेट भी तो कर रहा है उससे। OH हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, COH हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, बट फिर भी एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस करते हो। ऐसा देखा गया कि फिनॉल के अंदर अगर COH और SO3H होते और कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं, यहाँ पे NO2 लगा दो नहीं होगा ऐसा, यहाँ कोई और ग्रुप लगा दो नहीं, सिर्फ COH या SO3H, यही दो ऐसे होते हैं जिन पे ये केस देखा गया, अगर बाकी केस में नहीं। COH उतना डीएक्टिवेट नहीं कर देता, NO2 कर देता है, जैसे NO2 को लिया ही नहीं हमने, NO2 नहीं लिया, बाकी और ग्रुप नहीं लिए। बेटा क्लियर करें इसको? यस सर। यस सर। और ये ब्रोमो डिकार्बोक्सिलेशन और ब्रोमो डीसल्फोनेशन ही होता है, ब्रोमीन से होगा डिकार्बोक्सिलेशन और डीसल्फोनेशन। लेकिन ऑर्थो पैरा अगर मेटा, मान लो COH मेटा पे लगा होता, मेटा वाला बचा रहता, मेटा वाला नहीं हटता, मैंने लिखा है नेवर एट मेटा, मेटा वाला एसिड बना रहता, सिर्फ ऑर्थो पैरा वाला साफ होता है, वहां भी आ जाता है, मेटा वाला एसिड बना ही रहेगा, वहां कुछ नहीं आएगा, जो है वही लगा रहेगा। तो बच्चों आप देख लेना, पहले वाले में क्या होने जा रहा है सर, ऑर्थो पैरा पे इसको हटाएगा, यहाँ ब्रोमीन आएगा, यहाँ ब्रोमीन यहाँ आएगा, ब्रोमीन यहाँ आएगा, ब्रोमीन यहाँ आएगा। दूसरे वाले में ब्रोमीन यहाँ आएगा, ब्रोमीन यहाँ आएगा, ब्रोमीन आएगा, ये लगा रहेगा, हटेगा ही नहीं। तो प्रोडक्ट का डिफरेंस दोनों में हो जाएगा। यहाँ पे सारा ऑर्थो पैरा साफ हो गया, यहाँ ब्रोमीन आ गया, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन। दूसरे वाले में मेटा पे लगा हुआ था, मेटा वाला नहीं हटेगा, ऑर्थो पैरा हट जाएगा, मेटा वाला नहीं हटेगा, ऐसे बचा रहेगा मेटा वाला। ये देखिए यहाँ पे नहीं हटा, और इसमें क्या है, ये वाला हटेगा, ऑर्थो पे है, पैरा वाला पैरा पे आएगा, यहाँ आएगा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला ऐसे बचा रहेगा, नहीं हटेगा। तो ब्रोमो डिकार्बोक्सिलेशन या ब्रोमो डीसल्फोनेशन सिर्फ ऑर्थो पैरा पे होता है, मेटा पे नहीं होता। लाइक दिस। ब्रोमो डिकार्बोक्सिलेशन, ब्रोमो डीसल्फोनेशन, ठीक है। बच्चों हैलोजिनेशन हो गया, छोटा सा पार्ट बचा है, क्यों छोड़ते हैं उसको भी कर ही लेते हैं, सल्फोनेशन। सर बोलिए। तो मटेरियल से थ्योरी पढ़ने का जरूरत है या फिर कॉपी से पढ़ने से हो जाएगा? बेटा कॉपी से पढ़ो, मेरे बेसिक्स आपको कॉपी से ही करने, मटेरियल से सारे क्वेश्चन करो, ठीक है। हाँ अगर मटेरियल से क्या चीज करनी होती है जनरली, या बुक से क्या चीज करनी होती है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हम लोग शॉर्ट में दिखा देंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी वहां से अपडेट कर लो, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, सारा क्वेश्चन ऑलरेडी सारी थ्योरी दी हुई है। हाँ अगर मटेरियल पर रीडिंग जरूर मानो, अगर लगता नहीं इस क्लास में मिस हो गया, वहाँ एक्स्ट्रा दिया, एक बार एक्स्ट्रा पढ़ के देखो, ऐसा बहुत कम मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। मुझे नहीं कोई लैब एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, हो सकता बुक में दिया लैब एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया, ठीक है, तो वो चीजें एक बार रीडिंग मान लो, वो एक बार में समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज सारा थ्योरी आपको नोट से पढ़ना है और क्वेश्चन बुक से सारे करना। की लाइन की पॉइंट क्या है, थ्योरी सारी यही जो पढ़ाई वो पढ़नी और सारे कुछ बुक से सारे क्वेश्चन करना, थ्योरी से सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। क्लियर? यस। हाँ बोलिए। ये क्वेश्चन आप सभी ने कर लिया, हटाएं इसको क्योंकि मैंने ही कर दिया। 1 मिनट रुक जाएगा। बोलो ठीक है।
सर आप आज वीडियो भेजेंगे? क्या बेटा? वीडियो हाँ भेजेंगे आप? भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे, ठीक है। आप मैसेज डालिएगा, वीडियो भेज देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। चलो ना, सुबह से आज लेट हो गया ना। हो गया सर। हाँ चलो। सर मोल कॉन्सेप्ट का एक प्लेलिस्ट बना के डाल दीजिएगा। मूल कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है वहाँ पे, मैं दे दूंगा, भेज दूंगा। जिसको चाहिए मेरे को मैसेज करेगा, उसको प्लेलिस्ट भेज देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, लास्ट में लिख लीजिए सल्फोनेशन। छोटा टॉपिक है ये सल्फोनेशन। ये भी आयोडीनेशन जैसा है, यहाँ भी KIE फॉलो होता है, KIE फॉलोड। यहाँ भी ऑल स्टेप्स आर रिवर्सिबल, ऑल स्टेप्स आर रिवर्सिबल लाइक आयोडीनेशन, लाइक आयोडीनेशन, ठीक है ना। इसमें KIE इज फॉलोड, यहां भी लिखिए लाइक आयोडीनेशन, लाइक आयोडीनेशन। क्या है देखो जरा, ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन कराओ या तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से या फिर ओलियम। ओलियम होता है H2H2O7। ये रिएक्शन कराओ, हीट करो। ऑब्वियसली सारे ES में हीट करना है, तो आपको रिंग में SO3 अटैक करने वाला होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, और बाद में चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक H और जुड़ जाएगा, SO3H जुड़ जाएगा। सल्फोनेशन ये होता है, अटैक करेगा SO3 जो ब्लू कलर में लिखा हुआ, बाद में H एक्स्ट्रा आ जाएगा। देख लीजिए बन गया है यहाँ पे, ठीक है। कैसे होता है इसकी मैकेनिज्म देखिए बच्चों। मैकेनिज्म, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया, ये रहा कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये रहा HO। कॉन्सेंट्रेट मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे इसके, तो ये H2SO4 ले लिया हमने। ये दूसरा H2SO4 है, दूसरा H2SO4 ऐसे टूटेगा, H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस में, ये H प्लस जाके किसी एक जगह यहाँ वाले इसको प्रोटीनेट करेगा। जैसे ही प्रोटीनेट करेगा, देखिए ओलियम में तो डायरेक्ट SO3 गैस ले लेना, लेकिन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में SO3 गैस बनानी पड़ेगी। ऐसे बनेगी, देखिए HO अटैक यहाँ पे SO3 गैस ही करती है, SO3 मॉलिक्यूल ही अटैक करता है। ठीक है, ये ऐसे ऑक्सोनियम आयन, फिर यहाँ से वाटर हटेगा बच्चों H2O, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस चार्ज आएगा सल्फर पे, सल्फर पे प्लस चार्ज आएगा, कुछ ऐसा बना देगा वाटर हटने का, HO। बच्चों देखो यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी एक तरीके से। ये यहाँ से इधर जाएगा ऐसे और बैक बॉन्डिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, कुछ ऐसा बना देगा। देखिए इधर लिख दूं ऊपर, है ना, HO यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। बच्चों इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से डीप्रोटोनेशन करा देना, H प्लस हटा देना। ये डीप्रोटोनेशन होगा तो SO3 गैस बन जाएगी, और हमें SO3 गैस ही चाहिए। S डबल बॉन्ड O और ये O था, यहाँ एक बॉन्ड और क्रिएट हो गया SO3 और एक H प्लस आयन अलग से हो गया। ये देखिए SO3 गैस और H प्लस आयन दिख रहा, ये SO3 गैस ही अटैक करेगी जाकर रिंग में। कैसे अटैक करेगी, इसके बाद का स्टेप तो आप जानते हैं, वही सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिग्मा, और यहाँ हर एक स्टेप रिवर्सिबल होता है, हर स्टेप रिवर्सिबल है यहाँ पे।
देखिए रिएक्शन कैसे होगी। बेंजीन सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस अटैक, कोई पूछे यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये न्यूक्लियोफाइल, ये एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है बच्चों। ये पाई बॉन्ड सल्फर पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इस टाइप का होगा। देखिए आप जानते हैं इसमें सल्फोनेशन में पीआई फॉलो होता है, पहला स्टेप आरडीएस नहीं होगा, दूसरा स्टेप आरडीएस होगा। यहाँ पे भी सल्फर डबल बॉन्ड ओ और O माइनस, ठीक है। यहाँ पे H आ गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, दिख रहा है ये। तो बच्चों ये हो गया, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो गया। ये क्या है? ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये इसका बनना आरडीएस नहीं होता। फिर अब सर इसका ये H अंदर ही अंदर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इंटरनल ही शिफ्ट होगा ऐसे, ये यहाँ से यहाँ H प्लस साइन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड H प्लस साइन शिफ्ट होगा, साथ साथ ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। तो आप देखिए इसमें अटैक करने वाला कौन है? ये देखिए अटैक करने वाला सल्फर ट्राइऑक्साइड है, लेकिन लास्ट में एक्स्ट्रा H आ जाता है, लगता है SO3H छोड़ रहा है। सल्फोनेशन में अगर कोई पूछे, कई बार बच्चे गलती करते, नहीं सर यहाँ अटैक, तो कई बार बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल तुरंत बच्चे बोलते थे क्या, नहीं सर ये इलेक्ट्रोफाइल SO3H होगा। SO3H नहीं होगा, ओनली SO3, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ओनली SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। देखिए नीचे स्टेप 2 में उसी ने अटैक किया है, यहाँ दूसरा स्टेप आरडीएस होता है, ये स्टेप आरडीएस है, पीआई फॉलो होता है, दूसरा स्टेप आरडीएस होता है यहाँ पे, और हर एक स्टेप रिवर्सिबल है। सल्फोनेशन का हर स्टेप रिवर्सिबल होता है, सल्फोनेशन का हर एक स्टेप रिवर्सिबल है। अटैक करेगा SO3, आएगा SO3H। सल्फोनेशन के सारे स्टेप बाई डायरेक्शन होते हैं, सारे स्टेप शुरू से लेकर अंत तक, जो मैंने नहीं भी लिखे सब सल्फोनेशन में जो भी स्टेप आपको देखेंगे सब आपको रिवर्सिबल देखेंगे। ये भी रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल, ये सारे स्टेप रिवर्सिबल। सल्फोनेशन रिवर्सिबल होता ही होता है, यहाँ भी बना दो रिवर्सिबल, सल्फोनेशन का हर स्टेप रिवर्सिबल। सर ए पार्ट में जो एस पे आया प्लस चार्ज, वो न्यूट्रलाइज कैसे हुआ? कैसे बोलो? सर ए पार्ट में जो एस पे आया है ना प्लस चार्ज, फिर वो न्यूट्रलाइज किससे हुआ? अच्छा एस का प्लस चार्ज, देखो ना वो जो उसके बगल में ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है यस समझ, है ना, कोई दिखा? यस सर। ये यहाँ जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा इसकी शिफ्टिंग से, यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस बचा हुआ प्लस माइनस, और यहाँ का माइनस और प्लस न्यूट्रलाइज हो गया आगे, दिख रहा है यहाँ पे अगले स्टेप, यहाँ पे सल्फर का चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ पहले प्लस था ना, ये प्लस, ये वाला प्लस आगे न्यूट्रलाइज हो गया। ओके यस सर। तो बच्चों इस प्रकार सल्फोनेशन पूरा हुआ, और थोड़ी सी बात और करेंगे इसमें। नोट नंबर 1, सल्फोनेशन का नोट 1 लिखिए। नोट नंबर 1 में तो खाली तो लिखाई दिया ऊपर क्या कि सारे स्टेप रिवर्सिबल हैं और इसमें पीआई फॉलो होता है, ये दोबारा नहीं लिखाएंगे। चलो नोट नंबर 1 में और कुछ लिखिए। लिखिए नोट नंबर 1, देखिए डीसल्फोनेशन, डीसल्फोनेशन नोट नंबर 1, डीसल्फोनेशन।
डीसल्फोनेशन। बच्चों ये वैसे बताया मैंने आपको कैसे, SO3H ग्रुप अगर लगा रिंग में हटाएंगे कैसे। SO3H एरोमेटिक कंपाउंड में बताया, इसको हटाने के दो तरीके हैं। इसका पहला तरीका है इसको HCl के साथ 150 डिग्री पे हीट कर दो, डीसल्फोनेशन हो जाएगा। या फिर इसको सुपर हीटेड स्टीम से ट्रीट कर दो, सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम। बस ये हमने आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताया है ये फिर से उनके प्रिपरेशन में कि डीसल्फोनेशन से बना सकते हैं। डीसल्फोनेशन इसका करना है, यहाँ से हटाना है इसको, या तो HCl के प्रेजेंस में HCl के 150 हीट करो डीसल्फोनेशन हो जाएगा, या फिर सुपर हीटेड स्टीम से ट्रीट करो तो भी डीसल्फोनेशन हो जाएगा। दोनों केस में SO3 गैस निकलेगी, है ना। अच्छा एक बताओ, डीसल्फोनेशन आप हमने आपको सारे ग्रुप जोड़ना बताया, हमने बताया था अल्काइल ग्रुप जोड़ना, अल्काइल ग्रुप हटाना, NO2 ग्रुप जोड़ना, NO2 ग्रुप हटाना। आज बताया था हेलोजनेशन, तो हेलोजन जोड़ना तो बताया, हेलोजन हटाना भी, हेलोजन हटाना आप जानते हैं, याद करो ना, याद करो। अच्छा SO3H जोड़ना, SO3H हटाना समझ गए। अब हेलोजन कैसे हटता है, तो मैं हल्का से चीज लिख रहा हूँ, अपनी लगता है इसका बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ना, अगर हेलोजन कहीं जुड़ा हुआ है, इसकी रिएक्शन पहले मैग्नीशियम ईथर से कर दो, ये RMgH बन जाएगा। तो इसकी रिएक्शन कर दो किसी ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक है जिसके पास है, पानी से ही कर दो, या एसिडिक एच वाले कंपाउंड से कर दो, उसका एसिडिक एच यहाँ R माइनस एसिडिक एच आ जाएगा, ये RH बन जाएगा, और साथ में MgCl के साथ ये OH निकल जाएगा। देख लीजिए हेलोजन हटा आज कैसे आएगा बताया, और हेलोजन अगर लगा कैसे निकालेंगे, उसको ग्रेनाडाइजन बनाओ और एसिडिक एच वाले कंपाउंड से रिएक्शन कर दो, सीधे उसका हेलोजन निकल जाएगा। तो हेलोजन का निकालना तो लगाना बताया, हेलोजन का निकालना भी साथ साथ बता रहे हैं। ये नई चीज नहीं है, रिकॉल करने वाली बात है। हाँ हेलोजन को ऐसे हटाएंगे तरीके, कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखे हेलोजन ऐसे हटता है। रिंग में लगा, बेंजीन में लगा हेलोजन हटाना है तो ऐसे ही हटाना है, तो कहीं से हेलोजन हटाना है तो ऐसे ही हटाना, ज्यादा आसान होता है हेलोजन को हटाना। रिंग से भी हेलोजन ऐसे ही हटाएंगे, बेंजीन रिंग में भी ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया डीसल्फोनेशन, ठीक है बच्चों। इसके लिए छोटी सी हेडिंग डालिए, लिखिए पॉली सब्स्टिट्यूशन, पॉली सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन रिंग, पॉली सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन रिंग। देखो पॉली सब्स्टिट्यूशन क्या होता है पहले ये समझो। जैसे आपको पता है, जो आप जानते हो ये पॉली सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग लिखिए, और उसका समझिए कुछ चीज मैं बता रहा हूं। जो चीज आप जान रहे हो ये है, पहली बात कि अगर बेंजीन ऐसे लिखा हुआ सिंपली और कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो ये कहीं पे भी आ सकता है, आउट ऑफ 6 पोजीशन कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है ना। 6 पोजीशन है, कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6, कहीं भी ये इलेक्ट्रोफाइल एट एनी पोजीशन। फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल एट एनी पोजीशन। अच्छा अब कहते हैं पहला इलेक्ट्रोफाइल आ गया, अब दूसरा आना है, तो ये तो आपको जानते हैं दूसरा इलेक्ट्रोफाइल पहले की मर्जी से आएगा। सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल अगर आना है E प्लस, E1 मान लो, E1 आना है, E1 प्लस अभी आना है, ये इसकी मर्जी से आएगा, E की मर्जी से आएगा। देखिए अगर E OP डायरेक्टर है, इफ E इज OP डायरेक्टर, ये जो है OP डायरेक्टर है तो आने वाले ग्रुप को ऑर्थो पे भेजेगा, E1 या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर E1 पैरा पे जाएगा। लेकिन अगर इफ E इज मेटा डायरेक्टर तो ये यहां पे चला जाएगा। ये आपको बता चुके बच्चों, इतना तो पता है, यानी सेकंड ग्रुप पहले की मर्जी से आएगा।
So second group is directed by फर्स्ट ग्रुप। तो बच्चों ये जो है ना, ये तो बोलते हैं पहले यहां से हम मोनो सब्स्टिट्यूशन है, मोनो सब्स्टिट्यूशन, यहां से डाई सब्स्टिट्यूशन है। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन और डाई सब्स्टिट्यूशन हम आपको बता चुके हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा काम ये दोनों नहीं है, तो जस्ट रिकॉल करा दिया ऐसे ही। मोनो सब्स्टिट्यूशन और डाई सब्स्टिट्यूशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पॉली सब्स्टिट्यूशन, यानी 2 ग्रुप लगे हैं, 3 ग्रुप लगे हैं, 4 ग्रुप लगे हैं, अगला ग्रुप कहां आएगा। एक लगा है, दूसरा कहां आएगा पता कर लेंगे। 2 लगे हैं, तीसरा कहां जाएगा। 3 लगे हैं, चौथा कहां जाएगा। 4 लगे हैं, पांचवा कहां जाएगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो होता है पॉली सब्स्टिट्यूशन। और पॉली सब्स्टिट्यूशन बड़ा आसान है। पॉली सब्स्टिट्यूशन में बच्चों को टेबल याद करिए, टेबल आपको बताई थी ऐसे। इस टेबल में 6 कॉलम थे, ऐसे। पहले 4 ओपी डायरेक्टर थे, आखिरी दोनों मेथड डायरेक्टर थे। ये टेबल आपको बनवाई ही मैंने स्टार्टिंग में, है ना। और ये एक्टिवेटर, ये स्ट्रॉन्ग, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। से घटते घटते स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर तक पहुंच जाएंगे, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। ये टेबल ऑफ एक्टिवेटर एंड डीएक्टिवेटर थी। ये टेबल याद करिए, टेबल ऑफ एक्टिवेटर एंड डीएक्टिवेटर आपने कॉपी में बनाई है। टेबल ऑफ एक्टिवेटर एंड डीएक्टिवेटर याद करिए बच्चों, ठीक है ना। अब बोलते हैं कि ये टेबल अगर याद है तो हम बता पाएंगे पॉली सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। इस टेबल को रिफर करना ही पड़ेगा। ये टेबल सबको याद आ रही है, जब ये शुरू किया तो शुरू में बताई थी अभी, और जो लोगों ने जीओसी पढ़ा उनको जीओसी भी बताई थी, सेम टेबल। तो टेबल ऑफ एक्टिवेटर एंड डीएक्टिवेटर जो है उसकी हम बात करने जा रहे हैं अभी। होता क्या बच्चों इसमें, कहते हैं अगर 2 ग्रुप लगे हैं, 3 ग्रुप लगे हैं और पूछा गया अगला ग्रुप कहां पे आएगा। बहुत सारे ग्रुप लगे हैं, पूछा गया अगला ग्रुप कहां पे आएगा। बहुत सारे ग्रुप लगे, अगला ग्रुप कहां आएगा। क्या बोलते हैं, जो बहुत सारे ग्रुप लगे ना, उनमें जो सबसे एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, सबसे एक्टिवेटिंग ग्रुप इस टेबल के हिसाब से, जो बहुत सारे ग्रुप लगे उनमें सबसे एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, वो रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। यानी उसकी मर्जी से जो सबसे एक्टिवेटिंग होगा, अब मतलब 4 ग्रुप लगे, चारों में जो सबसे एक्टिवेटिंग है इस टेबल का, सबसे एक्टिवेटिंग कौन है, उसको देखा जाएगा कि वो ओपी डायरेक्टर है कि वो मेटा डायरेक्टर है। और सबसे आउट ऑफ मैनी ग्रुप जो सबसे एक्टिवेटिंग होता है उसकी मर्जी चलती है, उसकी मर्जी से प्रोडक्ट बनता है। तो लिखिए इस चीज को, पहले ये समझे, आप पार्ट सी लिख लो, पॉली सब्स्टिट्यूशन। पॉली सब्स्टिट्यूशन लिखिए, इफ मैनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग, if many groups are present in benzene ring, then next incoming group is controlled by, then next incoming group is controlled by, is directed by, then next incoming group is directed by, next incoming group is directed by most activating group, most activating group already present in ring. तो फिर से रिपीट कर दीजिए। If many groups are present in benzene ring, then next incoming group is directed by, next incoming group is directed by, next incoming group, अगला आने वाला, next incoming group is directed by most activating group already present in ring, most activating group already present in ring, most activating group already present in ring। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, आइए।
एक टेबल रेफर करेंगे बच्चों इसके लिए, अब जो क्वेश्चन देंगे ना उसमें एक टेबल रेफर करेंगे आप। इस क्वेश्चन के साथ ही आज की क्लास खत्म हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, समझ लीजिए कि हाँ कौन किसको कंट्रोल करेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए जैसे पहले देखिए ये बेंजीन था, ठीक है ना, ये हमने इसमें क्लोरिनेशन किया तो Cl2 इन सनलाइट, Cl2 इन FeCl3, एक चीज रह गई, खैर चलो ये हो गया। इसमें एक क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन कहीं भी आ सकता है 6 में, चलो। फिर हमने इसका नाइट्रेशन किया, कॉन्सेंट वही मिक्स्ड एसिड, कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, मिक्स्ड एसिड है बच्चों ये। अरे नाइट्रेशन किया इसका, जैसे ही नाइट्रेशन करोगे अब ये ओपी डायरेक्टर है तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट कैसे, एक में ये NO2 ऑटो पे डायरेक्ट होगा, एक में NO2 पैरा पे डायरेक्ट होगा। देखो बच्चों पहला ग्रुप लगा था, दूसरा कहाँ गया है, दूसरा है पहले की मर्जी से, ठीक है। अच्छा इधर देखो उल्टा करते हैं इसका दूसरा पार्ट, इसमें पहले क्लोरिनेशन फिर नाइट्रेशन का उल्टा करते हैं, पहले नाइट्रेशन करते हैं बेंजीन, पहले कॉन्सेंट्रेट HNO3 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लो, नाइट्रेशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक NO2 आ गया। अब देखो बच्चों पहले NO2 आ गया, पहले नाइट्रेशन किया और अब क्लोरिनेशन करने जा रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कि अब NO2 तो मेटा डायरेक्टर हो गया, NO2 तो मेटा डायरेक्टर हो गया। तो ऐसे केस में क्योंकि NO2 मेटा डायरेक्टर हो गया है तो अभी करेगा क्या, देखो ऐसा करेगा ये आने वाले NOCl को मेटा पे डायरेक्ट करेगा, नहीं अगला Cl जो आएगा ये मेटा पे डायरेक्ट होगा, मेटा पोजीशन पे Cl यहाँ आ गया, देखिए। तो वही दो काम किए हमने, क्लोरिनेशन एंड हैलोजिनेशन। तो जो पहले क्लोरिनेशन किया बाद में नाइट्रेशन तो प्रोडक्ट अलग है, और पहले नाइट्रेशन बाद में क्लोरिनेशन तो प्रोडक्ट अलग है। तो जो पहला ग्रुप आता है वो तो कहीं भी आता है, लेकिन दूसरा ग्रुप पहले की मर्जी से आएगा। अच्छा बाई चांस अब अगर मैं कहता हूं कि नहीं एक काम करते ना, इसका हम ना फिर से रिएक्शन करा दे, किससे, मान लीजिए इसकी रिएक्शन ओलियम से करा दे, ओलियम यानी सल्फोनेशन करा रहे हैं। अब दो ग्रुप ऑलरेडी मौजूद, तीसरा कहां जाएगा, तो कहते हैं ये तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये नहीं, ये रिएक्शन कंट्रोल करेगा। क्यों, अरे इन दोनों में देखा जाए तो आपस में ये ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है, ये कम डीएक्टिवेटिंग है, ये भी डीएक्टिवेटिंग लेकिन हल्का फुल्का डीएक्टिवेटिंग। तो रिलेटिवली इन दोनों को आपस में देखें तो ये रिलेटिवली एक्टिवेटिंग है, वैसे तो डीएक्टिवेटिंग दोनों है लेकिन ये रिलेटिवली एक्टिवेटिंग, तो रिएक्शन कंट्रोल करेगा, इसकी मर्जी से प्रोडक्ट बनेगा, इसकी मर्जी चलेगी। देखो इसकी मर्जी चलेगी तो ऐसा बनेगा। इसकी ओपी डायरेक्टर है, ये चाहता है ऑर्थो, ये ऑर्थो है इसका और ये पैरा है। बच्चों ये ऑर्थो जो है दो ग्रुप के बीच में फंसा हुआ है, दो ग्रुप के बीच में अगर कोई पोजीशन फंसी हुई तो वो हाईली हिंडर्ड होती है। ये मोर हिंडर्ड है, यहाँ आ सकता बट हिंडर्ड है, तो यहाँ पे आना रिकमेंडेड नहीं, इन दोनों पे आना रिकमेंडेड है, तो ऐसा बनेगा। देखिए ऐसा प्रोडक्ट। तो बेंजीन रिंग में 6 पोजीशन होती हैं, कहीं दो पोजीशन के बीच अगर एक सिंगल पोजीशन खाली है तो वहां पे हिंडर्ड बोला जाता है, वहां ग्रुप नहीं आना चाहता है। ये देखिए ये हिंडर्ड है, हिंडर्ड पे यहाँ पे हम कोई ग्रुप नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ नहीं लगाएंगे, हाँ यहाँ लगाएंगे। आने वाला SO3H यहाँ जाएगा, आने वाला SO3H यहाँ जाएगा। किसकी मर्जी से आ रही है, Cl की मर्जी से, NO2 की मर्जी नहीं चल रही है। तो आपको समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन कराया है कि समझ लीजिए कि अगर 2 ग्रुप मौजूद हैं, 3 ग्रुप मौजूद हैं, 4 ग्रुप मौजूद हैं और 5वां आ रहा है, कोई अगला आ रहा है, तो अगला वाला जो मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उसकी मर्जी से आएगा। जो मोर एक्टिवेटिंग है वो ओपी डायरेक्टर है कि वो मेटा डायरेक्टर है, उसकी मर्जी से चलेगा।
ठीक है, क्या बात समझ में आ गई कि अगर कई सारे ग्रुप मौजूद हैं और अगला ग्रुप आ रहा है तो वो मोर एक्टिविटी की मर्जी से आएगा, राइट। बच्चों यहाँ पे हम ईएस को पैक करेंगे, ईएस के क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप में भेजूंगा, क्योंकि ईएस किसी बुक में दिया नहीं अलग से, है ना, MS1 में तो नहीं है, तो MS1 में क्योंकि ईएस नहीं है तो ईएस के क्वेश्चन मैं अलग से भेजूंगा, आप लोग अलग से सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, MS1 के आखिरी में आखिरी चैप्टर एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसमें जरूर कुछ क्वेश्चन ईएस सर उसमें तो है क्वेश्चंस एरोमेटिक कंपाउंड्स में तो, बट वो ईएस प्लस SNAR सबका मिक्सचर है, वहाँ खाली ईएस नहीं है, ईएस भी है, SNAR भी है, सबका मिक्सचर है। आप वहाँ भी ट्राई करो, वहाँ भी आप 60-70% क्वेश्चन बना पाओगे, क्योंकि 20-30% इसलिए बोल रहा हूँ, 20-30% हमें पढ़ा नहीं होगा, देखिए सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी नहीं पढ़े एरोमेटिक में, ठीक है। तो जो हम एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे या फिर उसमें पढ़ेंगे, अमीन्स में पढ़ेंगे, 30% है, 20% मान लीजिए, 80% बना पाओगे, ठीक है। तो अभी आप ट्राई करो, MS1 के लास्ट से ट्राई कर लो पूरा ईएस लगभग हम लोगों ने पैक कर लिया है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस कम करिए, प्रैक्टिस क्लास के दिन करा देंगे तो प्रैक्टिस भी कर लेंगे फटाफट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, थैंक यू। फुल क्लास करिए भी आपको, थैंक यू सर। ठीक है।